नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। द हाइपोथेसिस कमिंग टू इंडिया, इनफैक्ट लैंड हो चुके होंगे अब तक, जहाँ तक है व्हाइल वी रिकॉर्ड दिस शो। लॉट हैज बीन गोइंग ऑन, बहुत सारी चीजें चलती रही। उनको रोकने के लिए कहा जा रहा है एयरपोर्ट पे जीपीएस स्पूफिंग भी हुई है, देन दिल्ली ब्लास्ट भी है। देयर बीन अ लॉट ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन अराउंड एंड नॉट जस्ट इन भारत बट अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस ने अपने जो नैरेटिव वॉर के जो सोल्जर्स हैं, बीबीसी, अल जज़ीरा, उन सभी को टिप दे दी है। सबने ऑप-एड्स लिखने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर कल काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नाराज़गी भी जताई थी कि दिस इज़ आवर बायलैटरल मैटर, आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। बट इतनी हाइप क्यों हो रही है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट टाइम मेजर जनरल दीपक मेहरा साहब, हू इज़ आल्सो एक्स मिलिट्री अटैचे एंड आल्सो रशिया एक्सपर्ट। एंड हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ अपलॉज। आई वुड स्टार्ट विद दीपक मेहरा सर, हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं और सर ये ओपनिंग रिमार्क्स के साथ शुरू करेंगे। जी सर। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने अपने चैनल के साथ जोड़ा एंड वी आर ग्रेटफुल एंड इन द ऑगस्ट कंपनी जनरल दुष्यंत की ये मेरा सौभाग्य है। यस, काफ़ी हाइप रहा है प्रेसिडेंट पुतिन की, व्लादिमीर पुतिन की विजिट इंडिया का। ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का हर साल मिलने का अंडर द आईआरआईजीसी मौका मिलता है, मौका रहता है। पर इस बार प्रेसिडेंट पुतिन हमारे पास इंडिया में 2000 दिसंबर 2021 के बाद आ रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं चारों तरफ, 2021 और 2025 दिसंबर 4 साल में काफ़ी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ बदल गया। रशिया यूक्रेन वॉर जो 2022 में नहीं बल्कि 2013-14 में चेंज ओवर ऑफ पॉलिटिकल रिजीम हुआ था जो यूक्रेन, तब से शुरू है। पर हाँ, उसका एस्केलेशन फुल स्केल में 2022 में हुआ, फरवरी 2022 में। भारत एज मतलब दुनिया का इकोनॉमिक और एक रीजनल, एक ग्लोबल प्लेयर के हिसाब से उसकी महत्ता को रिकग्नाइज करना, पिछले 4 साल में काफी कुछ हमने उसमें गेन किया है। एंड ऑल्सो वोलेटिलिटी इन द लैंडस्केप, जैसे आप देख रहे हैं, नॉट ओनली रशिया यूक्रेन, देयर इज वेनेजुएला, समथिंग इज हैपनिंग, गाजा में, लेबनान में, पैलेस्टीन में, सीरिया में, इतना कुछ बीच में बदली हो गया। और जो एक प्रेडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर था 1991 के बाद, यूनिटरी पावर उसको लीड कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर को, लिबरल ग्लोबल ऑर्डर ऑर्डर भी जिसको नाम दिया जाता था, वो धीरे धीरे टूट रहा है। और मल्टीपल रीजनल पावर सेंटर्स, मल्टीपोलैरिटी का आगाज हो रहा है विद सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल अलायंसेस, फ्लक्चुएटिंग अलाइनमेंट्स। सो ये एक 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 कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि आज का हम इस दौरे को हम देख सकते हैं। और इस दौरे को एक और नज़रिए से देखना है कि पिछले 9 महीने में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कार्यभार संभाला है यूएस में, किस हिसाब से उन्होंने ना अपना फ्रेंड देखा है, ना अपना फो देखा है, ना अपना कॉम्पिटिटर देखा है। अक्रॉस द बोर्ड अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत उन्होंने किस प्रकार से टैरिफ्स लगाए हैं। एंड कई बार वो उस चीज से पीछे भी हटे हैं, गॉन बैक ऑन द थिंग्स। बट मोर और लेस एवरी कंट्री हैज गॉट आज इफेक्टेड बाय दीज पर्टिकुलर थिंग। और इंडिया को स्पेशली क्या कहें, इसको सिंगल आउट किया गया है। 25% टैरिफ तो लगे ही लगे थे, प्लस अपार्ट की ईयू के कई कंट्रीज, टर्की, चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज उनसे ऑयल और गैस ले रहे हैं, पर उनके ऊपर उतना टैरिफ का भार नहीं डाला गया। हमारे ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। तो आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके व्यू में हमें इस वंडरफुल विजिट को देखना चाहिए। थैंक यू फॉर दैट। जी। सर, कहा जा रहा है आप तो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन में हैं दिल्ली में। कहा जा रहा है बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी कर दी गई है और उनको रोकने के लिए पहले भी बहुत ताकतें लगाई गई हैं। जी, दुष्यंत सर। देखिए, पृष्ठभूमि जो है इस पूरे डिस्कशन की जनरल मेहरा ने तो लेआउट कर दी है।
मैं सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूंगा जो कि हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल की यानी 2025 की ये सबसे बड़ी विजिट है किसी भी वर्ल्ड लीडर की। रशिया अपने आप में एक मिलिट्री पावर है और नंबर 2 पोजीशन पे आता है, और अगर आप उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखेंगे तो वो नंबर 1 की पोजीशन पर है इस समय। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है, स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए कि ये जो विजिट है भारत में इस समय क्यों हो रही है। उसी तरह से अगर आप इसके ऊपर थोड़ा और गौर करेंगे तो ये सिग्नलिंग खाली बाहर के देशों के लिए नहीं है बल्कि रीजन में जो लोग हैं उनके लिए भी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो इस विजिट को ध्यान में रख के करना चाहिए वो ये है कि देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन पर अभी भी क्राइम और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वगैरह इस तरह के वो लगे हुए चार्जेस लगे हुए, उनके लिए इनफैक्ट अरेस्ट वारंट भी एक बहुत पहले जारी किया गया था। तो इसीलिए वो किसी देश में जा नहीं रहे थे चाइना को छोड़ के, क्योंकि चाइना उनको पता है उनका परमानेंट फ्रेंड करके उन्होंने आपस में डिक्लेयर किया था, बाकी कहीं नहीं गए। अफ्रीका में भी वो नहीं आए, तो मतलब ब्रिक्स के समिट में भी वो अपने आप को अवॉइड कर रहे थे। एससीओ में भी उन्होंने वही समिट में गए जो रशिया में हुआ था और जो चाइना में हुआ था। ये पहली बार है ऐसा है कि किसी डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर ये आए हैं जो कि बाउंड बाय रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भारत ने वो दम दिखाया है कि हमने पुतिन को खुले बाह से अप्रोच किया है, और इसका एक ही कारण है हम ऐसा क्यों कर पाए हैं। वो कारण है हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। हमको किसी से कोई वैर नहीं है, जहां हमारा सोवरेन इंटरेस्ट का फायदा होगा हम वहां जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या चाहे वो चाइना हो। तो हमने हर जगह जो है अपना जो अप्रोच रखा है नेशन फर्स्ट का अप्रोच रखा है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम पुतिन की इस विजिट को एक इस ऊंचे दर्जे ऊंचे पृष्ठभूमि में देख रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है इंडिया के लिए। आने से पहले उनकी डूमा ने जो रेलॉस का एग्रीमेंट है जो कि फरवरी में पिछले साइन हुआ था 18 फरवरी को, उसको भी उन्होंने रेटिफाई कर दिया, यानी कि अब खाली फॉर्मेलिटी ही रह गई है। उसके बाद जो हमारे बीच का जो रिश्ता है वो एक लेवल अप हो गया है। तो आने से पहले उन्होंने संकेत दे दिया कि भाई ये विजिट नॉर्मल विजिट नहीं है। हमारी पूरी पार्लियामेंट जो है, मतलब रशिया की जो पूरी पार्लियामेंट है जिसको कि डूमा बोलते हैं, लोअर पार्लियामेंट को, डूमा ने इसको सैंक्शन किया। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है इट्स अ ग्रेट इवेंट, सो ग्रेट विजिट टू इंडिया। सो देयरफॉर ये एक तरह से जो हाइप बन रही है वो सबके लिए एक खतरे की घंटी तो है ही है भाई। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, देखिए पुतिन इस समय सबसे मैं कहूँगा अगर दुनिया में कोई लीडर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा थ्रेट हो सकता है वो पुतिन है, क्योंकि उनके बहुत दुश्मन हैं। उनके दोस्त कम हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, कुछ हद तक वियतनाम, बाकी हर जगह जो है उनके जो है दोस्त कम हैं। तो इसलिए उनके ऊपर खतरा सबसे ज़्यादा है। और भारत में आपको पता ही है हमारे पड़ोसी मुल्क कुछ न कुछ गदर करते ही रहते हैं, इसलिए ये जो सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ाई गई है वो उसका एक रीज़न है, एक इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस है। और वही है कि भाई लीडर के स्टेचर को ध्यान में रखते हुए ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट पहले आए उस समय भी इसी तरह की सिक्योरिटी होती थी। तो मेरा कहने का मतलब है इट्स अ सिक्योरिटी सिचुएशन जिसको कि एक लीडर की अहमियत के हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हैं दिल्ली में। जी सर, आपने कहा उनको उनके ऊपर अरेस्ट वारंट है, फिर भारत कैसे आए सर? क्योंकि वो पिछले कई सालों से सारी कंट्रीज से अवॉइड करें। अरेस्ट वारंट थोड़ा मैंने वो ज्यादा वो बोल दिया उसके ऊपर। कहने का मतलब है कि जो वॉर क्राइम्स किसी की यूक्रेन में याद होगा सुमी जगह थी जहां पर वो ग्रेव्स वगैरह दिखाई थी कि भाई उन्होंने वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है। उस समय पे इस तरह की बात चल रही थी कि भाई आपको
पुतिन जहाँ भी पुतिन जाएंगे उनको वो कर लेंगे, लेकिन ये सारा जो ये डायनेमिक्स था चेंज हुआ, एक्चुअली ट्रम्प ने चेंज किया जब अलास्का में इन लोगों की मीटिंग हुई थी। उसके बाद फिर ये दूसरी मीटिंग पुतिन की जो हो रही है भारत में हो रही है, उसके पहले एक मीटिंग होनी थी जहाँ पुतिन नहीं गए, फाइनली उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को ही भेजा है अभी तक। तो ये उस हिसाब से एक एक प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट है उनके लिए। सो अरेस्ट वारंट नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर आप कोई इस तरह की अगर प्ली लेके जाता है, किसी को भी परमिशन है अपनी बात रखने का। उस समय इन सब चीजों की बातचीत हो रही थी, इसलिए पुतिन इसको अवॉइड कर रहे थे कि किसी थर्ड देश में जाकर के, स्पेशली वो देश जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां वो बिल्कुल नहीं जा। दीपक सर, लोग उनके पास जा रहे थे लेकिन वो नहीं जा रहे थे। दीपक सर, दुष्यंत सर ने मेंशन किया है डूमा उनकी पार्लियामेंट में रैटिफिकेशन हुई है, किस टाइप की रैटिफिकेशन है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मैम, जिस प्रकार भारत ने बाकी कुछ कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट हुआ लेमोआ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इसी प्रकार एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलॉस एग्रीमेंट हुआ है इनके अपने रशिया के साथ। और ये इससे दोनों कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस को आपस में एक्टिविटीज करना, आपस में फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज, रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट की, नेवल वेसल्स की, एक दूसरे के पोर्ट्स पे, एयर पे बर्दिंग राइट्स वॉरशिप्स के लिए। उसके बाद जैसे हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके लिए हर बार नए सिरे से चीजें बात करनी पड़ती है। अंडर दिस एग्रीमेंट ये सब चीजें एक फ्रेमवर्क में डाल दी जाएंगी और कम से कम टाइम में आप लोग दो डिफेंस फोर्सेस दोनों कंट्रीज की इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन, डिजास्टर, कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं। और उससे दोनों को काफी चीजों का फायदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को क्या फायदा होगा? आर्कटिक में रशिया के काफी पोर्ट्स हैं, टुवर्ड्स आर्कटिक जब जाते हैं तो इंडिया का इंटरेस्ट आर्कटिक में है, एज यू नो, वेदर इट्स ऑयल, गैस, क्लाइमेट रिसर्च के लिए। इंडिया के पास थर्ड पोल है इन द फॉर्म ऑफ हिमालयाज। तो काफी इंडिया का इंटरेस्ट है आर्कटिक वार्मिंग इफेक्ट्स और इसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ता है, और हमारे परमानेंट स्टेशंस भी हैं वहाँ, तो उनके पोर्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेवल रीच बिकॉज ऑफ द क्यों हम रशिया के पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ अ इशू। हमारी नेवल रीच काफी बढ़ जाती है। इसके बाद इसी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग इन द एस्पेक्ट, इसमें भी काफी कुछ फायदा होता है। सिमिलरली रशिया को इंडियन ओशियन में एक्सेस मिल रहा है फ्री टूवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ इंडियन पोर्ट, सो उनकी प्रेजेंस फॉर रूटीन मेंटेनेंस, सप्लाई, और यहाँ करके उनकी रेंज काफी बढ़ सकती है, तो ये काफी उनको फायदा हो जाता है। दूसरा हमारे दोनों के लिए फायदा है कि रशिया को एक इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में विदाउट सॉर्ट ऑफ चीन चाइनीज मीडिएशन रखने का मौका मिलता है, जो हमारे लिए भी काफी एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाता है। सो ये एक रेलॉस का है। और जहाँ तक बाकी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि हमने यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर एक का नाम अलग अलग दिया है, फ्रांस हो गया, इन कुछ कंट्रीज के साथ भी इस प्रकार के एग्रीमेंट पिछले तकरीबन 7-8 सालों में हमने ये पूरे किए हैं। मैं आपको सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन यहाँ देना चाहूंगा। जो मैंने अरेस्ट वारंट की बात की थी, इसको इशू किया गया था मेरे ख्याल से 2023 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल आईसीसी ने इशू किया था, और इट वाज बेसिकली फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन बाय रशिया। एंड बाकी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, इनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इनको इन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट किया था कि तुमने सुमी में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करी है, तो इसकी वजह से वो दूसरी कंट्रीज में नहीं जा रहे हैं। हाल ही उन्होंने ये रूल तोड़ा जब डायरेक्ट ट्रम्प से मुलाकात हुई थी अलास्का में। एक तरह से कह लीजिए कि वो एक न्यूट्रल ग्राउंड तो नहीं था,
बट सिंबॉलिक न्यूट्रल ग्राउंड था, इन द सेंस कि अलास्का किसी जमाने में रशिया के पास हुआ करता था, रशिया ने उसको बेच दिया और वो अमेरिका के पास आ गया। अब पता नहीं उसकी स्टेटस में क्या वो होगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि अलास्का में भी कुछ चल रहा है, वहां पर भी कुछ गेम चल रहा है। मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये एक पब्लिक को पता होना चाहिए कि भारत ने कितना बड़ा स्टेप लिया है। उस कंटेक्स्ट में मैंने ये कहा है कि जहां बाकी देश उनको बुलाने से डर रहे थे, इट इज चाइना ओनली जो कि वो बुला रहा था उनको, और पहली बार भारत ने वो दम दिखाया है। तो इसलिए ये जो सिग्नलिंग हो रही है ना, ये खाली अमेरिका के लिए नहीं हो रही है, ये चाइना के लिए भी हो रही है, अमेरिका के लिए भी हो रही है, और जो रीजनल कटपुंजे हैं हमारे आसपास उनके लिए भी हो रही है। सर, उन कटपुंजियों से याद आया कि पुतिन की विजिट से इन कटपुंजियों पे क्या असर पड़ेगा, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज टू कंट्रीज जी। क्योंकि इमरान खान बाय द वे बहुत कोशिश कर रहे थे रशिया के साथ कुछ सेटलमेंट्स करने का, कुछ बातचीत करने का, रिलेशन स्टार्ट करने का, जिसके बाद उनको यूएस की बहुत बड़ी किक पड़ी है। आप मुझसे पूछ रही हैं या जल मेहरा से पूछ रही हैं? सर बोथ सर, आई स्टार्ट विद यू। So I'll let Jal Mehra go first. Let Jal Mehra go first. ओके, सो जहां तक रीजनल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इस समय भारत के कई सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। वेस्ट और नॉर्थ तो हाई है, पहले से ये हमारा ट्रेडिशनल चैलेंज रहा है। हम मेरे ख्याल से जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से वेस्ट में है, और 62 के बाद नॉर्थ में भी शुरू हो गया। सो उसके अलावा जो क्या हो रहा है, नए लोग क्रिएट किए जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नेपाल हो, या फिर चाहे वो श्रीलंका हो। हर जगह कोशिश की गई, मालदीव्स में कोशिश की गई, मालदीव्स भी हमसे थोड़ा अलग हो जाए। लेकिन भारत ने एक ऐसी कूटनीति और राजनीति इस्तेमाल करी है जिसकी वजह से माले बिल्कुल भारत के साथ है। श्रीलंका तो भारत के साथ क्या, भारत के एकदम भारत का हमसफर हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे सेंटर ऑफ लेफ्ट गवर्नमेंट है, राइट विंग गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे। डिस्पाइट ऑल दैट हमारा और श्रीलंका का जो अरेंजमेंट है बहुत ही गहरा होता जा रहा है जैसे जैसे। और रिसेंटली जो उनके आपदा आई थी उसमें तो भारत सबसे पहला देश था जिसने उनको जाके बढ़ चढ़ के मदद करी थी। पाकिस्तान ने तो एक्सपायर्ड फूड के पैकेट भेज दिए थे जो कि उन्होंने टर्की में भेजा था पिछले साल 2024 में। वहाँ का जो बचा खुचा माल था इन्होंने एक श्रीलंका के आदमियों के ऊपर डाल दिया, श्रीलंका के व्यक्तियों के ऊपर डाल दिया। आई मीन इससे ज़्यादा ओछी बात क्या हो सकती है। तो अब पाकिस्तान वो कोशिश कर रहा था कि मैं रशिया के साथ ऑयल की डील, हालांकि रशिया ने उनको ऑयल वगैरह सप्लाई भी किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान एक क्या बोलते हैं अंतहीन कुआं है। पाकिस्तान एक अंतहीन कुआं है जिसमें जो जाता है फिर वो बाहर निकल के तैर के नहीं वापस आता। तो चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, तो मेरे ख्याल से रशिया को ये ज्ञान था पहले से, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम कुम करके थोड़ा बहुत मदद वदद करी, बट लेकिन उनके साथ पूरी तरह से मिले हुए नहीं हैं। अब रशिया और इंडिया का जो ये इक्वेशन है वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा अमेरिका के साथ इस समय उतना अच्छा रिलेशनशिप मैं कहूँगा सतही तौर पे नहीं है, सतह के नीचे हमारे सारे काम चल रहे हैं, सारी कोऑपरेशन चल रही है, ठीक है। सो वो भले ही उतना अच्छा ना हो, लेकिन ओवरऑल जो हमारी हेफ्ट है वो बढ़ गई है। आप ऑस्ट्रेलिया से जो पावर इंडेक्स निकला था उसमें हमने अब तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है एशिया में, रशिया से भी आगे हो गए हैं हम। और उसका जो मेन कारण बताया गया है वो सिंदूर है। रशिया ने अपने आप को यूरोप में शामिल कर लिया है। रशिया के साथ ये अच्छा है, कभी यूरोप में चले जाता है, कभी एशिया में, इसीलिए उसको यूरेशिया बोलते हैं, मतलब एक यूरेशियन पावर है वो। सो दोनों के लिए फायदेमंद है। हम यहाँ थर्ड स्टेज पे आ गए हैं। पाकिस्तान 15वें 16वें स्थान 15वें स्थान पर है। तो ये उनके लिए वरी है कि अगर इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो पिछले सालों से, दशकों से जो है एक मजबूत रिलेशनशिप है, तो ये जो आंकड़ा बनता है 1+1 2 नहीं बनता है, 1+1 11 बनता है रशिया और इंडिया के बीच में। और ये
खतरे की घंटी चाइना के लिए भी है और खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए भी है। और छोटे छोटे जो देश हैं, बांग्लादेश कि पाकिस्तान के पास तो फिर भी कुछ जगह हैं, उनके सारे जो जनरल वनरल हैं सबके पास, कोई किसी के पास लंदन में घर है, किसी के पास अमेरिका में घर है, वो भाग जाएंगे। बांग्लादेश का क्या हाल होगा, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ दौड़ के जाएंगे? या तो समुंदर है या फिर भारत है। अगर भारत में गए तो आपको पता ही है, वो मैं बोलता हूँ ना कि बांग्लादेश के ऊपर कैलिपर लगा हुआ है। कैलिपर देखा आपने, जो सर्जन वो पकड़ते हैं, जिसको ऊपर से ऐसे वो क्या बोलते हैं, मशीन आती है ऊपर से नीचे और पूरा पकड़ के उठा लेती है। डोजर वोजर में भी लगा होता है। क्लॉज तो जैसा, ऐसे क्लॉज, क्लॉज। और मैं तो क्लॉज का डीजी हूँ, तो मैं बोलूंगा वहाँ वो पूरे क्लॉज में फंसे हुए हैं। उनको कहाँ से, आप बोलते हैं हमारे, हिंदी में वो उसकी पंजाब। उसकी इतनी हिम्मत देखिए कि वो बोलता है कि हमारा चिकन नेक को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कोई उसको बताए कि उसके पास 3 चिकन नेक है, तीनों जगह से काट देंगे तो बीच में कटोरी रह जाएगी, कटोरी, और नीचे से समुद्र की वार्मिंग अप हो रही है। मैंने एक स्टडी करी थी अमेरिका में, जिसमें कि अगले 10 साल के अंदर 1/3 उसकी लैंड खत्म हो जाएगी। तो कटोरी क्या, कटोरा में नहीं, कटोरी कटोरी रह जाएगी। वार्मिंग अप से क्या है, Yes, सी लेवल बढ़ warming रहा है। up. मालदीव्स भी धीरे धीरे नीचे जाएगा पानी में। तो जितने भी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट हो रहा था, हालांकि उसमें कुछ कंट्रोल किया गया है, काबू किया गया, लेकिन जिस रेट से वो बढ़ रहा था, ये तो बहुत जल्दी पानी में जाने वाले थे। बाकी काम भगवान कर देंगे, और बचा खुचा काम जो है वो पता है कौन करेगा। तो इस विजिट का जो है, मैं मानता हूं कि रीजनल लेवल पर भी काफी गहरा असर पड़ेगा। जी, दीपक सर, प्लीज ऐड ऑन टू व्हाट सर सेड, बट देयर इज वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब उस वक्त ये बात सुनने में आ रही थी और काफी वायरल हो रखी थी, पाकिस्तान इज बाइंग S-400 वर्जन्स फ्रॉम रशिया। ऐसी बात बहुत वायरल हुई थी उस वक्त। मैम, जहाँ तक रीजनल का सवाल है, जस्ट टू ऐड, जो जन दुष्यंत ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, बांग्लादेश का स्पेशली जब ये वाटर लेवल राइज होता है, ये पानी ही सिर्फ नहीं आता जमीन पे, वो सैलिनिटी ऑफ सॉइल बढ़ती जाती है एज लिटिल बिट वाटर लेवल्स राइज, सो देर उनका प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं इस चीज को, रीजनल वाले चीज को भी मैं थोड़ा सा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दूंगा, कि जिस प्रकार से हम ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से इंडिया जैसे राइजिंग पावर्स का पावर बढ़ रहा है, फ्रॉम एज ही सेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ग्लोबल इंडेक्स सेकंड और थर्ड व्हाटएवर, जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही है फ्रॉम 2 to 3 to 4 बिलियन, एंड वी एक्सपेक्ट 9 बिलियन बाय 2030 एंड 247 तक, विकसित भारत में हमने 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हमारा एक मुद्दा, एक हमारा टारगेट है। सो जब भी पावर्स राइज करती हैं, ग्लोबल ऑर्डर को, एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ऑर्डर को चेंज का या उसको खतरा होता है, जो एस्टैब्लिश्ड पावर्स हैं वो कोशिश ये करती हैं कि ये राइज धीरे हो, कम समय में, कम टाइम लगे इसको, आई मीन ज्यादा टाइम लगे राइज होने में। और एक वेस्ट के साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है, जिस प्रकार से उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया, चाइना जैसे ओपन अप कर रहा था, आज की तारीख में यूएस वेस्ट दे फील कि चाइना इज द मेन कॉम्पिटिटर, जैसे जैसे चाइना तरक्की कर रहा है, और ये किया करा है इन्हीं का है, जिस प्रकार से इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिस प्रकार से उसको मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, जिस प्रकार से उसको ये किया। तो ये जब हम राइज करेंगे, बड़े पावर्स की गिनती में आएंगे, ये छोटी छोटी चीजें चारों तरफ होंगी, और इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी कुशल कूटनीति से हमें इनको सरमाउंट करना है और आगे बढ़ना है। जहाँ तक आपका सवाल था S-400 का, मैम, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैं जब मॉस्को में था 15 से 18, और उस टाइम हमारा काफ़ी ज़ोरों-शोरों से इसके ऊपर ज़ोर था, खूब बातें होती थी, खूब। उसके बाद आई थिंक 21-22 में हमारे पास ये आना शुरू हो गया। तो ये कब से बातें हो रही हैं? सो आई एम डाउटफुल कि S-400 का कोई इतना नहीं, होगा, पर नहीं, और अगर रशिया, होगा भी, तो वर्ज़न कौन-सा मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी सीन टू बी सीन। या रशिया ने सो रिफ्यूज कर दिया था। फिर या उन्होंने या कोशिश की, फिर पाकिस्तान ने कोशिश करी थी S-350 लेने की, वो भी मना कर दिया है। ना कर दिया था। दूसरा दूसरा एंगल जरूर है कि चाइना के पास S-400 है, तो वो हो सकता है कि जो चाइनीज अग्री कर जाए पाकिस्तान को देने के लिए। लेकिन इस समय जिस तरह से पाकिस्तान
अमेरिका के साथ लपा झप्पा कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि चाइना उतनी आसानी से उनको S-400 देगा। और फिर कंडीशन भी हो सकती है रशिया की, भाई यू विल नॉट शेयर दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट विद एनी थर्ड कंट्री। एंड मुझे जहां तक लगता है चाइना विल लिसन टू रशिया, given the fact that India and Russia have a better relationship, so they don't want कि रशिया चाइना के रिलेशनशिप खराब हो। सो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया फाइन बैलेंस निकल के सामने आ रहा है, रशिया, चाइना और इंडिया। रशिया एंड चाइना आर अ गुड फ्रेंड, इंडिया एंड रशिया आर गुड फ्रेंड, सो दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। अगर आप वेक्टर डायग्राम बनाएंगे ना इसमें, तो आप देखेंगे सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बैलेंसिंग इक्वेशन बन के आ रहा है, which is good for the stability of at least this part of the region. Sir, India, Afghanistan are also good friend, and recently Putin has said कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ज्यादा तंग किया तो चटनी बना देंगे। मतलब मजाक में कह रही हूँ जी, but yes, देखिए जहाँ जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, ये एक टैक्टिकल अरेंजमेंट है, और टैक्टिकल अरेंजमेंट इसलिए है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इस समय जो है अफगानिस्तान के सपोर्ट में कह लीजिए, या फिर एक तरह से एंटी पाकिस्तान कह लीजिए, रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान का एक ग्रुपिंग बन रहा है, जो कि अमेरिका की जो इच्छा है कि बागराम में अपना एयर बेस बना लें, उसके खिलाफ सभी ने स्टेटमेंट दी है। रशिया ने स्टेटमेंट दी है, इंडिया ने स्टेटमेंट दी है, चाइना ने स्टेटमेंट दी है और ईरान ने भी स्टेटमेंट दी है। लेकिन फिजिकली ये लोग नहीं इंटरवीन करेंगे। सबको पता है अफगानिस्तान इज द एम्पायर ऑफ, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब कोई नहीं जाएगा। एक बार रशिया मार खा चुका है, एक बार अमेरिका मार खा चुका है, एक बार इंग्लैंड मार खा चुका है, और उसके पहले जो मुगल्स और उनके पहले जो रूलर्स थे वो भी अपनी कब्र अफगानिस्तान में खुदवा चुके हैं, चाहे वो दुरानी एम्पायर हो, चाहे जो भी हो। ये सब लोग अपनी कब्र जो है अफगानिस्तान में खुदवा चुके हैं। मुगल एम्पायर ने तो ये कर दिया कि भाई हमारे लिए खाली रोड छोड़ दो भाई, कश्मीर और लाहौर तक जाने के लिए, बाकी सब आप जो करना है करिए। वो लगान देते थे प्रॉपर मुगल्स कि भाई रोड, लेट अस यूज द रोड फॉर कमिंग फ्रॉम टर्की और फ्रॉम द अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज। सो ओवरऑल मैं कहूँगा, ईरान वगैरह से, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान को हम फिजिकली इंटरवीन तो नहीं करेंगे, बट आई थिंक मटेरियली ये सारी कंट्रीज जो हैं, मटेरियली, डिप्लोमेटिकली दे विल सपोर्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा अगला सेंटेंस सुनिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई बंदा न्यूक्लियर अटैक सरवाइव कर सकता है तो वो अफगानीज होंगे, और उसका कारण है पूरा हिंदू कुश टनल से भरा हुआ है। ओसामा बिन लादेन ने इतनी टनल्स बनाई है उस इलाके में, अगर इनको सिर्फ वो CBRN के कपड़े मिल जाएं, एक बार ये टनल्स में घुस गए, जब तक इसका रेडिएशन का इफेक्ट डाउन नहीं होगा वो आराम से अंदर रह सकते हैं। टाइल्स लगी हुई थी, आपको पता नहीं है। मेरी रिसर्च, मेरी PhD, सॉरी, मैंने MPhil इसी से किया था अमेरिका में। आजकल $100 में बिकती है वो अमेजोन पे। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो अफगानिस्तानीज हैं जो, वो क्रॉल नहीं करते हैं। उनके वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है कि हम दुश्मन के सामने क्रॉल करेंगे, गोली खा लेंगे लेकिन क्रॉल नहीं करेंगे। वो उल्टा चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, यानी कि पीठ नीचे होती है, सीना आगे, सीना ऊपर होता है, सिलेट नीचे कर लेते हैं। तो वो ऐसी कौम है वो। तो आने दो किसी को, अपना डिफेंस वो खुद कर लेंगे। जनरल मेहरा, इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग, आप प्लीज ऐड। अभी और क्या क्या इम्पैक्ट आएगा पुतिन की विजिट का इस भारतीय कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? ये विजिट तो मैम एक लैंडमार्क विजिट है। एक नया ग्रोथ चार्ट बिटवीन रशिया और इंडिया के रिलेशंस में होने वाला है। कहाँ हम बड़ा प्राउडली कहते थे कि वी आर द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारा। और प्रेसिडेंट पुतिन ने आने से पहले कहा है कि आई थिंक देयर इज इनफ टाइम है नो लिमिट्स पार्टनरशिप का, लिविंग बिहाइंड दिस ओल्ड वर्ल्ड। एंड रशिया के एक ही कंट्री के साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, वो है चाइना के साथ, जो कि उन्होंने भी हाल में किया है।
सो दूसरा, हम जब भी चाइना रशिया को देखते थे, हम दो मुद्दे हमेशा दिमाग में आते हैं। वन, डिफेंस कोऑपरेशन, और सेकंड मुद्दा जो दिमाग में आता है वो आता है ऑयल एंड गैस कोऑपरेशन। ये विजिट एक ऐसा विजिट है जो इस नजरिए को चेंज करने की ताकत रखता है। जो ओपन सोर्सेज से जो हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स वगैरह से, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। As far as first and the foremost, which is a defining thing for India, is the labor mobility agreement, मैम। आप देखेंगे कि रशिया का साइज इंडिया से 5 गुना है, वहां सिर्फ 145 मिलियन पॉपुलेशन है। अब आप देखें, अगर 145 मिलियन पॉपुलेशन को वो किस प्रकार से इतने बड़े देश को वो पॉपुलेट कर सकते हैं, और 70-75% पॉपुलेशन यूराल्स के वेस्ट में है, टुवर्ड्स मॉस्को, टुवर्ड्स सेंट पीटर्सबर्ग। देयर इज 1/3 ऑफ रशियाज एरिया में 70% रशिया की पॉपुलेशन है, और बाकी 2/3 टुवर्ड्स साइबेरिया, टुवर्ड्स फार ईस्ट में बैलेंस 25 से 30% पॉपुलेशन है। और वो बैलेंस जो एरिया है, साइबेरिया, फार ईस्ट, आर्कटिक, वो मिनरल रिच है, रेयर अर्थ रिच है, ऑयल रिच है, गैस रिच है। आज की तारीख में रशिया के पास स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर नहीं है जो कि इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सके। एग्रीकल्चरल लैंड, रशिया ब्लेस्ड है 1 लाख रिवर्स से, फ्रेश वाटर रिवर्स। रशिया का एक लेक बाइकल, जो कि साइबेरिया में आता है, वर्ल्ड का 20% ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व एक लेक में है, पूरे दुनिया का लैंड मास का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना, पर उसका पॉपुलेशन नहीं है, फर्टाइल लैंड, बहुत पानी नहीं। तो हमारा ये सवाल हमेशा होता जब हम एम्बेसी में होते थे कि जैसे इंडिया का डायस्पोरा, अब यूएस देखिए, इंग्लैंड देखिए, यूरोप देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, अमेरिका, आई मीन साउथ अमेरिका देखिए, और कहीं भी देखिए, कनाडा देखिए, किस प्रकार से इंडिया का डायस्पोरा जाता है, वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पॉलिटिकल इश्यूज के एक रम सा जाता है उनके कल्चर में, और उस देश की तरक्की के लिए काम करता है। यहां तक कि पॉलिटिक्स है, डिफेंस है, हर एक चीज में सहयोग देता है। ऐसा क्यों है कि एक रशिया जिसको इतना ज्यादा जरूरत है मैन पावर का, वहां ये क्यों नहीं हो रहा? और ये सवाल मैंने एज अ मिलिट्री अटैचे 2017-18 में, जब हमारे प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन सेक्रेटरी आए थे वहां एम्बेसी में, तो मैंने सवाल उनको किया था कि क्यों नहीं हम ये केस टेकअप करते कि हमारा पॉपुलेशन कितना और हमारा स्किलिंग पार्ट इज नॉट बैड, इट इज गुड। तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो लेबर एग्रीमेंट हो रहा है, तकरीबन सुनने में जो आ रहा है 29-30 तक तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग हमारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वेरियस फील्ड में, चाहे आईटी है, चाहे प्रोफेशनल है, एग्रीकल्चर है, फार्मा है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इनमें जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है। रेलोस का हमने बात किया आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। तीसरी चीज जो है, अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस, इकोनॉमिक ओपनिंग अप। सो हमारा जो बजट, हमारा जो डेफिसिट है फ्रॉम जो हम जिसको करेंसी डेफिसिट कहते हैं, तकरीबन 70 बिलियन या 68 बिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 62 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और 5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको। दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। इसको नजरिए को मद्देनजर रखते हुए फार्मा सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, जेम इंडस्ट्री में, आपका आईटी इंडस्ट्री में, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, माइनिंग में, देन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का इंडिया से एक्सपोर्ट में काफी कुछ इस बार साइन होगा। ये जैसे ही फाइन प्रिंट होगा, प्रोटोकॉल साइन होगा, उसका फाइन प्रिंट जब पढ़ेंगे तो काफी चीजें इसमें चेंज हमें नजर आएंगी एक एक भारत और रूस के रिश्ते में। चौथा चीज, इस बार जो डेलीगेशन आया है, तकरीबन 70 सीईओज आए हैं वेरियस फर्म्स के रशिया से, एंड वो सिर्फ डिफेंस के नहीं है, वो ऑल अक्रॉस द फील्ड के हैं। सो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो ये काफी नई नई चीजें आ रही हैं। देन इन डिफेंस ऑल्सो, अभी तक हम बायर सेलर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में थे, वो बनाते थे माल, हम खरीदते थे, फिर हम स्पेयर्स के लिए उनके पास जाते थे। अब की बार वी आर गोइंग टू बी को प्रोड्यूसर, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरर्स। रशिया ने बीड़ा उठाया है कि यस, इंडिया का जो हम इतना सप्लाई करते हैं माल, इतने टेक प्लेटफॉर्म्स देते हैं, इंडिया को प्रॉब्लम्स है स्पेयर्स को मिलने के लिए, तो वो उन स्पेयर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे विद इन इंडिया।
ऑल्सो आप Su-57 का सुन रहे हैं, S-400 टेक्नोलॉजी सुन रहे हैं, S-500 की बातें सुन रहे हैं, हाइपरग्लाइड वेपन्स की सुन रहे हैं बातें। सो काफी चीजें हैं जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही हैं। हाँ, अब हमारी इंडस्ट्री को, वो चाहे PSUs है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री है, अपना पुल अप सॉक्स करने पड़ेंगे ताकि वो इस हाई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सके एंड एक इकोसिस्टम बन सके रशिया की मदद के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर सेक्टर, नाउ ऑयल, गैस, कोल फायर्ड, ग्रीन एनर्जी क्यों नहीं। सो एज इंडिया में अब आपने सुना होगा 15 बिलियन गूगल का डाटा सेंटर लग रहा है वाइजैक में, रिलायंस अप्रोक्सीमेट आई थिंक 18 बिलियन का अगेन डाटा सेंटर लगा रहा है। ये सब जितना है, इट इज वेरी हाई एनर्जी गजलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हमारे लिए ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हम कोल फायर से करेंगे तो फिर हमारे को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। देयरफॉर आई थिंक देयर इज अ वेरी एडवांस स्टेज पे टॉक्स हैं जहां हम इसमें माइक्रो एंड मिनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का लगाने में रूस का मदद मारेंगे, और रूस पूरी दुनिया में महारत हासिल है उनको न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाने में। लास्ट पॉइंट मैम, एक ऑर्गेनाइजेशन EAEU, यूरोपियन यूरेशियन यूरोपियन यूनियन अंडर एजिस ऑफ रशिया है, उसमें बेलारूस है एंड कजाकिस्तान है, एक दो और कंट्रीज हैं। हमारा और उनका FTA का एक एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये बायलैटरल ट्रेड से एक रीजनल ट्रेड सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होगा, वेयर चाइना का FTA भी हो गया उनसे, वियतनाम का FTA भी हो गया है। तो एक हमको एक और हमारी इंडस्ट्री को, हमारे आइटम्स को वहां भेजने के लिए एक और जरिया हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये काफी चीजें इस विजिट में हो रही हैं। एटलीस्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतना कुछ हम कर रहे हैं। नो लिमिट्स फ्रेंडशिप इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। जी। दुष्यंत सर, how is US going to react? You आई is थिंक जी। आप बोलिए, आप कुछ पूछ रही थी। Su-57 को लेके तो बहुत रोना-धोना मच रखा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया US ट्रेड डील ठंडे बस्ते में चली गई है। F-35 ऑब्वियसली ना हो गया है। So they are really worried with Putin meeting मोदी जी। देखिए, वही मैं बात कर रहा था, सारी अच्छी चीजों का जो वो है वर्णन जन मेहरा ने बड़ी डिटेल में किया है, और ये सारी जो चीजें हैं भारत को फायदा पहुंचाएंगी। अब मैं कुछ ऐसी चीजों की बात करूंगा जो हमारे लिए चैलेंज है, इंडिया के लिए भी चैलेंज है और रशिया के लिए भी चैलेंज है। सो पहली चीज जो है, जो इंडिया के लिए जो चैलेंज है, वो है कि इंडिया US के साथ हम किस तरह से अपना डिफेंस जो एग्रीमेंट्स चल रहे हैं उनको बरकरार रखने की, उसके लिए हमें स्मार्ट बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। F-35 का जहां तक सवाल है, भारत नहीं चाहता था, इसलिए भारत ने मना कर दिया। उसके कई कारण है। Su-57 के भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहली बात तो उसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो है, अभी कुछ ही यूनिट्स जो हैं उसकी बन के निकली हैं जो रशिया में हैं इस समय। उसका जो स्टेल्थ सिग्नेचर है वो उतना अच्छा नहीं है। कई कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर भारत का Su-57 पर भी थोड़ा रिजर्वेशन है। हालांकि रशिया ने बोला है कि वो सारी चीजें उन्होंने एड्रेस करी हैं, बट ये सब चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद ही कुछ आगे एग्रीमेंट होगा। तीसरी चीज है कि क्रिटिकल टाइम्स पर रशिया ने भी हमको स्पेयर्स देने से मना कर दिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, Mi-17 की हमारी 120 फ्लीट, 120 हेलीकॉप्टर्स हैं इंडिया में, जिसमें से खाली 40 ही इस समय ऑफ रोड है, ऑन रोड हैं। बाकी जितने भी हैं वो स्पेयर्स की वजह से इस समय वो हो रहे हैं। तो एक SBM कंपनी है जो कि इसको सप्लाई करती है, बट लेकिन उनके ऊपर ही इतना जोर है, इतना उनका नुकसान हो चुका है रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, कि इस समय उनको सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। S-400 की जो बैटरीज हैं, सिंदूर के टाइम तक हमारे पास खाली 3 बैटरीज थी, 2 बैटरीज अभी तक आई नहीं है। तो ये कई सारे जो चैलेंजेस हैं हमारे रशिया के साथ हैं, कुछ अमेरिका के साथ हैं, इनको हैंडल करना बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव चीज जो ये है कि अगले 2 साल के अंदर 10% इंक्रीज होगा IT डिमांड, सॉफ्टवेयर डिमांड का रशिया में। और इंडिया जो है सॉफ्टवेयर का सुपर पावर है। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि इन एडिशन टू जो जनरल मेहरा ने बोला वो खुलेगा, और इससे काफी डेफिसिट जो है ना हमारा ट्रेड का वो कम हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे चैलेंज जो है हमारे लिए है। और उस चैलेंज, फार्मा की आप बात कर रहे हैं, फार्मा का चैलेंज क्या है?
फार्मा में इंडिया सुपर पावर है, 67% ऑफ द मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। लेकिन रशिया में प्रॉब्लम ये है लाइसेंसिंग की, रशिया में प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की, टेस्टिंग वहां पे होनी है, इंडिया में टेस्टिंग किया हुआ ड्रग नहीं चाहिए उनको। तो कई सारी ऐसे डिफिकल्टीज हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो रशिया नहीं जा पा रही है। अब पुतिन को ये समझाना पड़ेगा कि भाई आप इन सब चीजों को थोड़ा सा लीनियंट बनाइए। अगर हमारे आदमी उन दवाइयों को खा के ठीक हो रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का अगर कोई देश है तो वो भारत है, ठीक है। तो Yes. अब ये सब जो चैलेंजेस हैं हमको रशिया को बताने हैं। और लास्ट जो फाइनल बात मैं कह के मैं समझता हूँ कि रशिया इस पूरे विषय पे हमारी बातचीत तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया है हमने, और वो ये है कि देखिए जब भी रशिया और इंडिया की बात होती है तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और जो ट्रस्ट वाली जो बात है, हमारी दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट पे डिपेंड कर रही है। अभी तक कभी भी उन्होंने हमें कोई बड़ा धोखा नहीं दिया है। जब भी हमें जरूरत पड़ी है वो उभर के सामने आए हैं, चाहे वो यूएनएससी हो, यूएन में हो, चाहे वो लड़ाई के मैदान में हो, हर जगह अगर उन्होंने हमारा खुल के साथ नहीं दिया तो हमारे अगेंस्ट भी नहीं खड़े हुए, जो कि भारत की भी नीति है। लास्ट पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ, ये भारत के लिए मेगा अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि अगर किसी तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी समझा लेते हैं कि भाई पीस करिए रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, तो ट्रंप के मुंह पे क्या जाएगी, क्या गुजरेगी, आप समझ नहीं सकती हो। और ये अगर पुतिन नींद नहीं आएगी, नोबेल पीस प्राइज हाथ से जाता रहेगा। ये अगर वो पुतिन को समझा दे और पुतिन बोले कि भाई बिकॉज ऑफ आवर म्यूचुअल डिस्कशन एंड द फैक्ट दैट कि भाई ये टाइम दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर एटसेट्रा, वी विल लाइक टू सेटल द रशिया यूक्रेन वॉर, मे बी गिव सम कंसेशन, थोड़ा ऊपर नीचे छोटे मोटे कंसेशंस दे दें, बड़े कंसेशंस ना दें, और ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए पीस के लिए। मैं कहता हूँ वो गेम चेंजर होगा, कू होगा, वो पूरे पूरे विश्व के लिए कू होगा अगर ये हो गया। तो मैं बता रहा हूँ ये जो चैनल है, जो मैंने अभी बात करी है आपकी, आपका चैनल में आग लग जाएगी। ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। जी दीपक सर। आई थिंक एज ए लास्ट कमेंट में एक चीज जो हमने बहुत बढ़िया दुष्यंत सर ने बताया, बड़ा अच्छा मौका है ये सॉर्ट ऑफ टू पुट फायर देयर। सो दो चीजें जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, काफी चीजें हमने बताया। एक इंडिया और रशिया में एक बहुत बड़ी इशू है कनेक्टिविटी की इशू। सो दो कॉरिडोर्स हैं वेस्ट और ईस्ट में, एक आईएनएसटीसी कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर। इसके ऊपर भी दोनों ऑपरेशनलाइज हो गई हैं, बट देयर आर टीनिंग इश्यूज इन दैट। तो वो चीजें भी काफी हद तक डिस्कस करके उनको स्ट्रीमलाइन करना है थ्रू थ्रू आज ये जो वार्ता चल रही है दोनों के बीच में। दूसरी बात इज द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। आज की तारीख में यूएस और वेस्ट ने कॉमर्स और ट्रेड का जो आर्किटेक्चर था वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था, उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स। आज की तारीख में 90% ट्रेड है जो हमारा और रूस का, अबाउट 70 बिलियन जो ट्रेड है उसका 90% रुपी रूबल में हो रहा है। इसी तरह सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ने भी बोला है कि हम रुपये और रूबल में इसको ट्रेड को करने के लिए तैयार हैं। इससे डी-डॉलराइजेशन का इफेक्ट ऑन द पावर ऑफ द डॉलर इज आल्सो अफेक्टिंग। सो ऑल्सो हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम और इसी तरह का पेमेंट सिस्टम जो रशिया में है, उसको बातचीत चल रही है कि आपस में किस तरह मिला पाए। इसी तरह आपने सुना होगा ब्रिक्स के टाइम में, जिसपे ट्रम्प जी भड़के भी थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प, इसके बारे में। तो ब्रिक्स ऑल्सो चाहता था कि अपना एक ब्रिक्स करेंसी शुरू करे, सो दैट डॉलर के ऊपर हमें पूरी तरह निर्भर ना रहना पड़े। सो इन सबको मद्देनजर देखते हुए ये जो टॉक्स चल रही हैं आज की तारीख में, आज और कल, इन सब में ये सब चीजें डिस्कस होंगी। और लेट अस सी, ये गेम चेंजर होना चाहिए भारत के लिए गोइंग फॉरवर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सर, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या क्या निकल कर आएगा। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी साइन होनी शुरू हो चुकी हैं, हो कुछ चुकी एक हैं। हो चुकी हैं ऑलरेडी, द सिग्नेचर्स हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस।
दिल्ली को इस वक्त बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत एकदम सिक्योर, हाई सिक्योरिटी की परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है और ऑब्वियसली। मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि हर जगह प्रेसिडेंट पुतिन के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, वेलकम है रूसी संघ के महामहिम का। सो बड़ा अच्छा लगा देख के इन सबको। एंड जब हम रशिया में थे और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, मैं उनका उसमें अरेंजमेंट में था, सिक्योरिटी वगैरह में। सो वहां भी इसी प्रकार से बड़ा खुले दिल से स्वागत किया गया था हमारे प्रधानमंत्री का रूस में। टाइज गो लॉन्ग बैक से, हमारा जो कल्चरल और एंशिएंट कनेक्शन है, कल्चरल टाइज है, वो बहुत बहुत पुराने हैं, और दे हैव ऑलवेज बीन फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, आई वुड से। इनफैक्ट टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय, थैंक यू।